पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था लागत कास्ट। लागत मतलब कास्ट दो प्रकार की होती हैं, एक कारक लागत होती है, एक बाजार लागत। कारक लागत जिसे फैक्टर कास्ट भी कहते हैं उसको हमने पढ़ा दिया था। आज आप लोगों को बाजार लागत के बारे में पढ़ाएंगे। ये आपके नेशनल इनकम से संबंधित हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। लागत कास्ट। लागत दो प्रकार की होती हैं, पहली क्या थी? कारक लागत। कारक लागत जिसे क्या कहते थे? साधन लागत भी कहते थे। फिर दूसरी थी बाजार लागत। बाजार लागत जिसे मार्केट कास्ट कहते हैं। बाजार लागत को क्या कहते हैं? मार्केट कास्ट। और जो है कारक लागत को फैक्टर कास्ट कहते हैं। फैक्टर कास्ट, इसको क्या कहते हैं? मार्केट कास्ट। इसको मार्केट कास्ट कहते हैं। तो आज पढ़ाएंगे आपको बाजार लागत। बाजार लागत तो जो बाजार लागत है या मार्केट कास्ट है, जब किसी उत्पाद के साधन लागत, जो हमने फैक्टर कास्ट निकाली थी कारक लागत, उसमें अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं। जब अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं उसमें, किसमें? साधन लागत में या फैक्टर कास्ट में, तो हमको क्या प्राप्त होता है? बाजार लागत प्राप्त होती है। लिख लेते हैं। जब किसी उत्पाद के साधन लागत, जब किसी उत्पाद के साधन लागत, ब्रैकेट में लिख देते हैं कारक लागत। कारक लागत कारक लागत को क्या कहते हैं? फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट, तो इसको भी फैक्टर कास्ट कहेंगे। तो साधन लागत कहीं लिखा मिल जाए तभी कारक लागत से ही समझेंगे। तो जब किसी उत्पाद के साधन लागत या फैक्टर कास्ट में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं, अप्रत्यक्ष करों, इनडायरेक्ट टैक्स करों को जोड़ते हैं तो हमें बाजार लागत प्राप्त होती है। तो बाजार लागत प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? बाजार लागत प्राप्त होती है। इसे पूर्व फैक्ट्री मूल्य भी कहा जाता है। इसे जो बाजार लागत है इसको पूर्व फैक्ट्री मूल्य कहते हैं। इसे पूर्व फैक्ट्री मूल्य। जो कारक लागत थी उसको क्या कहते थे? फैक्ट्री मूल्य, फैक्ट्री प्राइस। और इसको पूर्व फैक्ट्री मूल्य कहते हैं। EX इंग्लिश में, एक्स फैक्ट्री मूल्य, फैक्ट्री मूल्य, प्राइस। तो इसे पूर्व फैक्ट्री मूल्य कहते हैं, भी कहते हैं।
तो बाजार लागत क्या होती है? जब किसी उत्पाद के साधन लागत यानी कारक या फैक्टर कास्ट, तीनों में से कोई नाम दे रखा हो, में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सों को जोड़ते हैं, तो बाजार लागत प्राप्त होती है। इसे पूर्व फैक्ट्री मूल्य भी कहा जाता है या कहते हैं। अब किसी देश का जीडीपी जो होता है वो लागत कास्ट के आधार पर एक ही वर्ष के लिए दो होंगे। लागत कास्ट के आधार पर, यानी लागत को कास्ट कहते हैं, तो कास्ट के आधार पर एक ही साल में दो होंगे। अगर जीडीपी निकाले जाएंगे तो दो प्रकार के होंगे। एक साधन लागत यानी फैक्टर कास्ट और दूसरा मार्केट कास्ट, बाजार लागत। किसी देश भाई जीडीपी था संपूर्ण जो है उत्पाद, अंतिम उत्पाद का मौद्रिक मूल्य। तो सपोज दैट मार्कर तुम्हारा दे रखा है, तो इसमें जो फैक्टर कास्ट थी साधन लागत हमने बताया था, प्लास्टिक और क्या बताया था, सोख्ता और इंक। तो ये चीज़ें हैं मुख्य जो तुम्हारे कारक लागत या फैक्टर कास्ट, साधन लागत। इसकी जो लागत होती है तो इसको हमने बताया था 2, 3, 4 जोड़ लेते हैं इसको, या इसको लिख लेते हैं, हाँ 2, 3, 4 ही लिख लेते हैं। इनके प्राइस हैं 2 रुपये की प्लास्टिक मिली, सोख्ता 3 रुपये का, इंक 4 रुपये का, तो 3, 2, 5, 5, 4, 9। अब इसके बाद मार्केट प्राइस में हमने क्या बताया, बाजार लागत में, बाजार लागत। अब इसी 9 रुपये में जब हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष करों को जोड़ देते हैं, माना कि 2 रुपये अप्रत्यक्ष कर हो गया, तो तुम्हारा क्या मिल गया, प्लस अप्रत्यक्ष कर, तो कितना है, यहाँ लिख लेते हैं, अप्रत्यक्ष कर कितना, 2 रुपये। अब ये तुम्हारा क्या बन गया, साधन लागत, 9 दूँ 11, तो ये तुम्हारा 11 रुपये क्या बन गया, बाजार लागत। साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया तो हमारा जो निकल के आया वो बाजार लागत। तो देखो जीडीपी हमारी दो तरह से निकली, जीडीपी अंतिम मौद्रिक मूल्य जब साधन लागत पे होगा तो 9 रुपये होगा, और जब बाजार लागत पे होगा तो कितना होगा, 11 रुपये। तो इसीलिए लिखा गया है कि किसी देश का जीडीपी लागत कास्ट के आधार पर, यानी कास्ट के आधार पर एक ही वर्ष में 2 प्रकार के होंगे। जो लागत लगी है कास्ट के आधार पर एक ही वर्ष में 2 प्रकार के होंगे। एक होगा साधन लागत यानी फैक्टर कास्ट, दूसरा होगा बाजार मार्केट कास्ट। तो लिख लेते हैं इसको। किसी देश का जीडीपी किसी देश का जीडीपी लागत कास्ट के आधार पर, लागत कास्ट यानी लागत के आधार पर, लागत के आधार पर एक ही वर्ष के लिए, एक ही वर्ष के लिए 2 होंगे या 2 प्रकार के होंगे। किसी देश का जीडीपी लागत के आधार पर एक ही वर्ष के लिए 2 होंगे। पहला कौन सा होगा, साधन लागत, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर कास्ट। और दूसरा क्या होगा, बाजार लागत, इसको क्या कहते हैं, मार्केट कास्ट। मार्केट कास्ट। अगला पॉइंट है
साधन लागत के अनुसार जीडीपी बाजार लागत की तुलना में कम होगी। साधन लागत के अनुसार, साधन लागत के अनुसार साधन लागत के अनुसार जीडीपी बाजार लागत की तुलना में, जीडीपी बाजार लागत की तुलना में कम होगी। तो अभी हमने मार्कर के बारे में बताया था। मार्कर तो इसमें प्लास्टिक हमने कितना बताया था साधन लागत में, साधन लागत प्लास्टिक 2, फिर सोख्ता 3 और इंक 4। तो कितना हो रहा था 9 रुपये। ये तुम्हारी साधन लागत आई थी 9 रुपये। अब इसके देखिए बाजार लागत, साधन लागत कितना था 9 रुपये मार्कर बनाने में जो लगा, और फिर अप्रत्यक्ष कर तुम्हारे 2 रुपये, तो कितना हो गया 11 रुपये। तो देखो ये निकल के आया बाजार लागत। तो बाजार लागत साधन लागत, तो यहाँ क्या बताया है साधन लागत के अनुसार जीडीपी बाजार लागत की तुलना में कम होगा। तो देखो साधन लागत कम है ना बाजार लागत से, ये 11 रुपये है, ये 9 रुपये है। तो इसी तरह पूरे देश का जब निकाला जाता है तो जो साधन लागत पर निकाली जाएगी वो कम होगी, किससे, बाजार लागत से। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं साधन लागत से ज़्यादा बाजार लागत होती है। अगर जीडीपी बाजार लागत पे तो जीडीपी ज़्यादा होगी, और साधन लागत पे निकाली गई तो कम होगी। तुलना में कम होगी। अगला पॉइंट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है तुम्हारी, वो किस पर की जाती है, साधन लागत पे। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत या कारक लागत या फैक्टर कास्ट, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जाती है। तो जीडीपी संबंधित था भारत में राष्ट्रीय आय, इसीलिए इनको पढ़ाया गया है कारक लागत और बाजार लागत, क्योंकि यहाँ से बनता है क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस पर की जाती है, साधन लागत पर या बाजार लागत पर, तो साधन लागत पर की जाती है। इसीलिए बाद में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बाद में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो साधन लागत पर की जाती है, इसलिए बाद में इसमें क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दिया जाता है या उसकी आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रीय आय की गणना में यह भी जानना आवश्यक होता है कि किस मूल्य को लिया गया है। मूल्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर मूल्य और दूसरा होता है चालू मूल्य। तो लिख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय की गणना में यह जानना आवश्यक होता है कि
आवश्यक होता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में यह जानना आवश्यक होता है कि किस मूल्य को लिया गया है, किस मूल्य प्राइस को लिया गया है। किस मूल्य को लिया गया है, क्योंकि मूल्य भी दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि मूल्य यानी प्राइस भी दो प्रकार के होते हैं। प्राइस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर मूल्य और दूसरा होता है चालू मूल्य। स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस। और तुम्हारा दूसरा है चालू मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? करंट प्राइस। करंट प्राइस। तो मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर मूल्य होता है और एक चालू मूल्य होता है। तो स्थिर मूल्य क्या होता है? कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? जब वर्तमान में उत्पादित वस्तु का मूल्य पिछले किसी वर्ष पर निकालते हैं। आज का जो मूल्य निकालना है हमको पिछले किसी वर्ष पर निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर मूल्य कहलाता है। तो लिख लेते हैं, जब स्थिर मूल्य कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस जब वर्तमान में उत्पादित, जब वर्तमान में उत्पादित, जब वर्तमान में उत्पादित वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य पिछले किसी, वर्तमान में उत्पादित वस्तु का मूल्य पीछे के किसी वर्ष पर निकालते हैं, वर्ष पर निकालते हैं, निकालते हैं, तो उसे उसका स्थिर मूल्य पर मूल्य कहलाता है। तो उसे उसका, तो उसे उसका स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य पर मूल्य कहलाता है। स्थिर मूल्य पर मूल्य कहलाता है। तो जो स्थिर मूल्य जो होता है उसमें महंगाई को स्थिर मान के चला जाता है। जैसे महंगाई बढ़ गई तो उसको स्थिर माना जाता है। स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य महंगाई को, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन को स्थिर मानकर चलता है। महंगाई को स्थिर मानकर चलता है, स्थिर मानकर चलता है। तो देखो, जब किसी वस्तु के मूल्य में स्थिर मूल्य के लिए चुने गए आधार वर्ष से अब तक जो मूल्य में वृद्धि हुई है उसे ना जोड़ा जाए तो उससे क्या कहते हैं? जो
स्थिर मूल्य कहा जाता है। तो इसको समझ लीजिए, इसे आधार वर्ष माना जाता था बेस ईयर इकोनॉमिक्स में। तो उससे जो अभी तक महंगाई सपोज दैट 11-12 था, यहाँ पे बता देते हैं 11-12 आधार वर्ष हमने मान लिया 2011-12, यानी यहाँ पे किसी वस्तु का मार्कर का मूल्य पीछे समझाने में गलत हो गया था, मार्कर का मूल्य 10 रुपये था, लेकिन अब ये महंगा हो गया, कितना हो गया 15। आज प्राइस कितना है, आज मूल्य 15 हो गया। कितना हो गया 15। तो इस 5 के डिफरेंस को अगर हम ना माने, इसी आधार पर इसका मूल्य निकालें आज का, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्थिर मूल्य पर। और बेस ईयर क्या है, 10 का हम 11-12 को ले रहे हैं। अब तो चल ज़्यादा रहा है, लेकिन हम पुराना वाला ले रहे हैं और वहाँ से हम इसके मूल्य को आज को निकाल रहे हैं। तो जो आज का इसमें है वो नहीं जोड़ा जाता, उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर मूल्य। जो वृद्धि होती है, जो महंगाई होती है, उसको नहीं जोड़ते हैं, तो हमको जो मूल्य मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर मूल्य कहा जाता है। बातें समझ में आई? तो लिख लेते हैं। अभी बेस ईयर के बारे में भी बताएंगे। तो अगला फैक्ट था, जब किसी वस्तु के मूल्य में जब किसी वस्तु के मूल्य में स्थिर मूल्य के लिए चुने गए स्थिर मूल्य के लिए चुने गए आधार वर्ष को क्या कहते हैं, बेस ईयर। आधार वर्ष, जब किसी वस्तु के मूल्य में स्थिर मूल्य के लिए चुने गए आधार वर्ष से अब तक की जो मूल्य वृद्धि हुई है, अब तक की जो मूल्य वृद्धि हुई है, यदि उसे न जोड़ा जाए तो, जो मूल्य मिलता है, उसे उत्पाद का स्थिर मूल्य कहा जाता है। उसे उत्पाद का स्थिर मूल्य कहा जाता है। तो अगर कहीं लिखा है कि स्थिर मूल्य पे गणना की गई है, तो आप समझ जाएंगे कि महंगाई जो आज तक की हो, जो बेस ईयर उसमें दे रखा होगा 11-12, तो उससे लगा के आज तक की जो है महंगाई को इसमें नहीं जोड़ा गया है। ठीक, तो यही लिखा है यहाँ पे, जब किसी वस्तु के मूल्य में स्थिर मूल्य के लिए चुने गए आधार वर्ष, जो स्थिर मूल्य के लिए आधार वर्ष चुना जाता है, उससे अब तक जो मूल्य में वृद्धि हुई है, आज तक जिस दिन उसकी प्राइस निकाली जा रही है, यदि उसे ना जोड़ा जाए, उसमें नहीं जोड़ा जाता है, उसको मूल्य मिलता है, उसे उत्पाद का स्थिर मूल्य पर मूल्य, तो जो मूल्य होता है वो किस पर निकाला गया है, स्थिर मूल्य पे निकाला गया है। अब देख लीजिए भारत में आधार वर्ष कितना है, 11-12।
जिसे बदलकर 22-23 किया जाएगा। अब 11-12 को आधार वर्ष बदल के 22-23 कर दिया जाएगा। भारत में आधार वर्ष 11-12 से बदलकर 2011-12 से बदल कर 2022 से 23 कर दिया जाएगा। 2022 से 23 कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका प्रस्ताव पारित है बदलने का। तो अभी तक क्या था, 11-12 था आधार वर्ष। अब जितनी भी वस्तुओं की गणना की जाती थी, अगर आधार वर्ष पे स्थिर मूल्य पे किया गया तो 11-12 की तुलना से करवाया जाता था, उसका प्राइस निकाला जाता था। जो महंगाई इसके बीच हुई उसको नहीं जोड़ा जाता था। अब आधार वर्ष क्या होता है? आधार वर्ष एक ऐसा सामान्य वर्ष होता है, आधार वर्ष या बेस ईयर। आधार वर्ष एक ऐसा सामान्य वर्ष होता है। आधार वर्ष एक ऐसा सामान्य वर्ष होता है जिसमें कोई बड़ी आर्थिक अस्थिरता नहीं होती है, जिसमें कोई बड़ी आर्थिक अस्थिरता नहीं होती है। मतलब नहीं अचानक से उस साल ऐसा ये साल चुना जाता है जिसमें कोई बड़ी आर्थिक अस्थिरता नहीं होती है, यानी महंगाई खूब तेज़ ना बढ़ रही हो। ऐसा ईयर नहीं ले लेंगे जिसमें बहुत तेज़ महंगाई बढ़ने लगे, बढ़ी हो, या बहुत तेज़ घटी हो। सामान्य वर्ष लेते हैं जिसमें न ज़्यादा जिसमें ज़्यादा आर्थिक अस्थिरता ना रही हो। अभी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस स्थिर आधार वर्ष में तुलना करके यह जानकारी मिलती है कि जीडीपी में वृद्धि केवल कीमतों की वृद्धि से कारण हुई है या वास्तव में उत्पादन बढ़ा है। क्योंकि जीडीपी से हमको क्या जानकारी मिलती है? उत्पादन की, कितनी वस्तुएं देश के अंदर बनी है। तो आधार वर्ष एक ऐसा सामान्य वर्ष होता है जिसमें कोई बड़ी आर्थिक अस्थिरता नहीं होती है। इस स्थिर आधार वर्ष से तुलना करके यह जानकारी मिलती है, यह जानकारी मिलती है कि जीडीपी में वृद्धि केवल कीमतों में वृद्धि के कारण जानकारी मिलती है कि जीडीपी में वृद्धि केवल कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है या वास्तव में उत्पादन बढ़ा है, बढ़ा है। तो इस आधार वर्ष की तुलना क्यों आधार वर्ष माना जाता है? जिससे तुलना कराया जाता है तो क्या जानकारी मिलती है? जब आधार वर्ष से तुलना कराया जाता है तो जीडीपी में वृद्धि केवल कीमतों
में वृद्धि के कारण हुई है, भाई जीडीपी इसलिए बढ़ गई क्योंकि महंगाई थी, इसलिए इन्फ्लेशन था, या फिर वास्तव में उत्पादन हुआ है, देश के अंदर सामान बने हैं, तो इसके लिए हम आधार वर्ष को चुनते हैं। अब अगला आता है चालू मूल्य, करंट प्राइस। कौन सा? करंट प्राइस। अभी हमने बताया था स्थिर मूल्य, अब चालू मूल्य। चालू मूल्य, करंट प्राइस। करंट प्राइस। अब चालू मूल्य क्या होता है? किसी उत्पाद पर जो अधिकतम बिक्री मूल्य छपा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? चालू मूल्य कहते हैं। किसी उत्पाद पर अधिकतम बिक्री मूल्य छपा होता है, बिक्री मूल्य छपा होता है, अधिकतम बिक्री मूल्य छपा होता है, वह उसका चालू मूल्य है, वह उसका चालू मूल्य है। जो बिक्री प्राइस उस पर छपा होता है, बिक्री मूल्य, तो कोई वस्तु है उसके ऊपर जो अधिकतम बिक्री मूल्य छपा होता है उसे हम क्या कहते हैं? चालू मूल्य, करंट प्राइस। अब आगे देख लेते हैं दूसरे शब्दों में, किसी उत्पाद का चालू मूल्य उसके स्थिर मूल्य में आधार वर्ष से अब तक की मुद्रास्फीति को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। किसी उत्पाद का, लिख लेते हैं किसी उत्पाद, तो यहाँ तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि जो अधिकतम कोई वस्तु के ऊपर अधिकतम मूल्य बिक्री मूल्य छपा होता है वही क्या होता है? चालू मूल्य होता है। लेकिन एक और तरीका है, किसी उत्पाद का चालू मूल्य किसी उत्पाद का चालू मूल्य उसके स्थिर मूल्य में आधार वर्ष, उसके स्थिर मूल्य में आधार वर्ष, स्थिर मूल्य में आधार वर्ष से अब तक की मुद्रास्फीति को, आधार वर्ष से अब तक की मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन या महंगाई, अब तक की मुद्रास्फीति को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। तो जो स्थिर मूल्य पे निकाला गया प्राइस, उसमें अगर हम भाई आज की महंगाई नहीं जोड़ी जाती थी, अभी हमने बताया था कि 2011-12 में मार्कर की मूल्य कितनी थी? 11-12 में मार्कर का मूल्य 10 रुपये था, लेकिन आज मान लेते हैं 2025 में मार्कर का मूल्य 15 है, तो हम इसके बीच की जो महंगाई हुई है 5 बढ़ गया है, इसको नहीं काउंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? स्थिर मूल्य हो जाएगा। यानी ये 10 रुपये क्या हो गया? स्थिर मूल्य हो गया वस्तु का, स्थिर मूल्य। लेकिन जब इसमें इसको जोड़ देंगे जो महंगाई हुई है तो हमको क्या मिल जाएगा? करंट मूल्य मिल जाएगा, चालू मूल्य मिल जाएगा। तो किसी उत्पाद का चालू मूल्य उसके स्थिर मूल्य में आधार वर्ष से अब तक की मुद्रास्फीति को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। भारत की राष्ट्रीय आय, जो इसका एनएनपी है, हमने बताया था राष्ट्रीय आय क्या थी? एनएनपी। भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय जो इसका एनएनपी है, एनएनपी,
हमने बताया था कि एनएनपी को ही क्या कहते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहा जाता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय जो इसका एनएनपी है की मात्रा के साथ, की मात्रा के साथ, यानी नेशनल इनकम के साथ कह लो या एनएनपी के साथ, जो मात्रा दी जाती है, जो नेशनल इनकम होती है, तो मात्रा के साथ यह भी लिखा होता है, यह भी लिखा होता है, लिखा होता है, यह भी लिखा होता है कि साधन लागत और स्थिर मूल्य पर, साधन लागत, साधन लागत और स्थिर मूल्य पर, और स्थिर मूल्य पर। तो भारत की राष्ट्रीय आय के साथ क्या लिखा होगा, साधन लागत और स्थिर मूल्य पर निकाली गई है। किस पर निकाली गई, साधन लागत और स्थिर मूल्य पर। तो ये साथ में लिखा होता है, जहाँ नेशनल इनकम दे रखी होती है वहाँ पे बताया जाता है कि ये साधन लागत पर निकाली गई है, स्थिर मूल्य पर, साधन लागत के साथ स्थिर मूल्य पर। अब आगे आर्थिक समीक्षा में, जो आर्थिक समीक्षा होती है, आर्थिक समीक्षा यानी भारत की राष्ट्रीय आय किस पर काउंट की जाती है, साधन लागत और स्थिर मूल्य पर। तो आर्थिक समीक्षा में वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा जो आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे जो जारी होता है, आर्थिक समीक्षा, उसमें वित्त मंत्रालय द्वारा देश की आय संबंधी, वित्त मंत्रालय द्वारा देश की आय संबंधी बाजार लागत और चालू मूल्य के भी आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। बाजार लागत और चालू मूल्य के आंकड़े भी उपलब्ध कराए जाते हैं। कौन से आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, तो देखो पहले हमने बताया था राष्ट्रीय आय को, यहीं एक ही क्वेश्चन में, एक ही पॉइंट में 2-4 क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय क्या होती है, एनएनपी ही को भारत की राष्ट्रीय आय माना जाता है। इसके साथ यह भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, साधन लागत पर, फैक्टर कास्ट। राष्ट्रीय आय किस पर निकाली जाती है, फैक्टर कास्ट पर, और किस मूल्य पर अगर पूछा जाए तो स्थिर मूल्य पर। लेकिन जो आर्थिक समीक्षा में वित्त मंत्रालय द्वारा ये बाजार लागत जो मार्केट प्राइस है, और जो है चालू करेंट प्राइस, बाजार लागत यानी मार्केट कास्ट और चालू करेंट मूल्य, ये दोनों के भी आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। अब इसके आगे के जो कर और करों का नेशनल इनकम में क्या रोल है, तो उनको अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे।